देश में जो सरकार आज सत्ता में बैठी हुई है, हम लगातार देखते हैं कि बार बार जो नैरेटिव हमें परोसा जाता है, वो नैरेटिव ये होता है कि हम एक मॉडर्न इंडिया में रह रहे हैं, एक नए भारत में रह रहे हैं। और आप देखें कि लगातार किस तरह से इस नए भारत में भी जाति के आधार पे होने वाले डिस्क्रिमिनेशन की घटनाएं, जाति के आधार पे हो रहा ऑपरेशन लगातार बढ़ रहा है। एक दिन भी नहीं होता है कि जब हम अपना अखबार सुबह सुबह खोलें, अपना फोन सुबह सुबह खोलें और हमें किसी ऐसी घटना का जिक्र ना मिले जहां किसी महिला के साथ, किसी पुरुष के साथ, किसी बच्चे या बूढ़े के साथ जाति के आधार पे किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन किया गया हो, किसी तरह की हिंसा की गई हो। हमारे अखबारों में घटनाएं भरी हुई हैं। और सिर्फ अखबारों की बात नहीं है, हम अपने समाज में भी यदि देखें तो हम इस साफ तौर पे देख सकते हैं कि जाति, भले ही कितने ही नैरेटिव सरकार की तरफ से परोस दिए जाएं कि जाति तो अब एग्जिस्ट ही नहीं करती है, जाति के सवाल तो पुराने हो गए हैं, लेकिन उनकी रेलेवेंसी हम सीधे तौर पे देख सकते हैं कि क्या आज भी हम देख रहे हैं कि दलित समाज से आने वाले, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे किसी भी सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हो, उन्हें हर जगह वो डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। वो जब घरों में जाते हैं सवर्णों के, तो आज भी उन्हें अलग बर्तनों में खाना दिया जाता है और कहीं कहीं तो खाने पे बुलाया ही नहीं जाता है। तो ये तमाम घटनाएं हमारे समाज में आज भी हो रही हैं और इनका इतिहास बहुत पुराना रहा है। हम देखते हैं कि कई बार हम बोलते हैं कि जो सरकार चल रही है ये मनुवादी और ब्राह्मणवादी सोच की सरकार है। ये मनुवादी ब्राह्मणवादी सोच बहुत पुरानी सोच है, इसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं। ये वही सोच है जिसने पिछड़ों को हजारों साल तक शिक्षा के अधिकार से दूर रखा। उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई कि वो अपने काम के अलावा किसी और काम के क्षेत्रों में जाके काम कर सके। तो उनको जो वंचित रखने का पूरी मानसिकता है, ये बहुत पुरानी मानसिकता है और बहुत ही शर्म की बात है कि आज भी जब हम 2026 में आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, तो आज भी ये सवाल उतने ही रेलेवेंट हैं। ये जातिवादी मानसिकता उतनी ही पूरे समाज में भरी हुई है, फैली हुई है, एक जहर की तरह लोगों के दिमागों में भरी हुई है। जैसा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जाति को सिर्फ एक व्यवस्था की तरह, एक सामाजिक व्यवस्था की तरह मत देखिए। जाति एक स्टेट ऑफ माइंड है, एक डिजीज ऑफ माइंड है, जो अगर आपके दिमाग में है तो आप एक बराबरी के समाज की कल्पना नहीं कर पाएंगे। आप किसी दूसरे व्यक्ति से मिलेंगे तो उसे इंसान की तरह ना देखकर उसकी जाति के आधार पर देखेंगे और उसके साथ संबंध और बातचीत का जो आपका तरीका होगा वो उसी जाति के आधार पर बनाया जाएगा। तो आज भी हम ऐसे समाज में रह रहे हैं। अब आज बात करते हैं कि यूजीसी इक्विटी गाइडलाइंस को लेके जो हमने देखा कि पिछले कई महीनों से देश के तमाम कोने में छात्रों ने, स्कॉलर्स ने, प्रोफेसर्स ने बाहर निकल के और तमाम जनता ने बाहर निकल के किस तरह से सड़कों पे एक आंदोलन को बढ़ाया और वो आंदोलन की जो जड़ें हैं उन्हें समझने की जरूरत है। तो साथियों, सबसे पहले तो जो बात हमें समझना चाहिए वो यही कि जब ये यूजीसी इक्विटी गाइडलाइन लाया जाता है 2026 में, तो ये क्यों लाया जाता है? हम देख रहे हैं कि जो मनुवादी ब्राह्मणवादी सरकार है, ऐसा तो नहीं है कि ये नहीं बहुत चिंता है बहुजनों की, पिछड़ों की, मुसलमानों की या तमाम मार्जिनलाइज वर्ग से आने वाले लोगों की, बिल्कुल चिंता नहीं है। ये जो रेगुलेशन लाया गया वो किसी खैरात में नहीं लाया गया, किसी सद्बुद्धि से नहीं लाया गया। हमें सबसे पहले तो इस बात को रिकॉग्नाइज करने की और बार बार दोहराने की जरूरत है कि एक लंबी लड़ाई के बाद ये रेगुलेशन लाया जाता है। हमारे देश में लगातार किस तरह से स्टूडेंट्स को हम देख रहे हैं कि अक्सर बात करते हैं कि जाति तो गांव देहात में एग्जिस्ट करती है, कई बार बोला जाता है, लेकिन आप देखिए कि किस तरह से एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में भी, इस देश के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जैसे आईआईटी हो जाते हैं, आईआईएम हो जाते हैं, एमबीबीएस की डिग्री जहां पे दी जाती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जब एक दलित कम्युनिटी के छात्र जाते हैं तो उन्हें वहां भी वही कास्ट डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता है। और उसी के बेसिस पे हमने देखा कि कितने ऐसे केसेस आते हैं पिछले कई दशकों में जहां पे रोहित वेमुला जैसे, पायल तड़वी जैसे, दर्शन सोलंकी जैसे, मुथु सेंथिल जैसे ऐसे तमाम नाम हमारे सामने मौजूद हैं जिनकी सांस्थानिक हत्या हो जाती है और वहां का जो कैंपस का एडमिनिस्ट्रेशन है वो कुछ नहीं करता, किसी तरह का न्याय नहीं दिया जाता, न सरकार से न्याय मिलता है या न यहाँ की न्यायिक व्यवस्था से न्याय मिलता है। और उन केसेस के बाद उनके परिवारों को
एक लंबी लड़ाई लड़ने को मजबूर होना पड़ता है। तो सबसे पहले तो मैं उन तमाम लोगों को भी, उनके परिवारजनों को भी सलाम पेश करती हूँ जो पायल तडवी की माँ है, जो राधिका वेमुला की माँ है, जिन्होंने इतने लंबे संघर्ष को लड़ा, इतने सालों तक एक लीगल बैटल लड़ी, जिसके बाद इस देश के सुप्रीम कोर्ट को यह मानना पड़ा कि हमारे देश में कितनी ही नए भारत की बात कर ले, लेकिन इस नए भारत में भी अगर दलितों के साथ कोई अन्याय होता है, कोई हिंसा होती है, तो उसके रिड्रेसल का कोई मैकेनिज्म नहीं एग्जिस्ट करता। उसके बाद ये सरकार को मजबूर होना पड़ा और ये बिल लाया जाता है। और ये गाइडलाइंस में आप देखिए कि हम बोल रहे हैं कि गाइडलाइंस जब आती है, बहुत अच्छी बात है कि हमारे संघर्षों के बाद हमें कुछ मिला, लेकिन आप उसको भी देखिए कि आप इतने लंबे साल बाद एक गाइडलाइन लाते हैं, लेकिन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का एक ढंग का डेफिनेशन आपसे नहीं बनाया जाता, उसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को आप रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। और जो गाइडलाइन लाई जाती है उसमें भी जो कमेटी बनाने की बात होती है, तो उसमें क्या लिखा जाता है, उसमें किसी भी तरह से इंश्योर नहीं किया जाता कि उस कमेटी में 50% से ज्यादा पिछड़े वर्ग के लोग होंगे। तो वो जो कमेटी बनेगी वो भी कहीं ना कहीं से स्वर्णों के द्वारा ही डोमिनेट की गई होगी। उस कमेटी का हेड कौन होगा, ये सवाल भी बहुत जरूरी है जानना। उस कमेटी का हेड होगा वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी का। तो साथियों, हम देख रहे हैं कि आजकल वाइस चांसलर आजकल किन लोगों को बनाया जाता है। तमाम यूनिवर्सिटीज में आप देखिए कौन लोग हैं जो इन पदों पे बैठाए जा रहे हैं, ये वही लोग हैं। बिल्कुल सही, किसी ने ऑडियंस से जवाब दिया कि नागपुर से शाखा से ट्रेनिंग लेने वाले, आरएसएस से ट्रेनिंग लेने वाले, बीजेपी की दलाली करने वाले उन लोगों को वाइस चांसलर बना के बैठा दिया जाता है। और उनका काम वहां पे जाकर यही होता है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, जो बचे कुचे पब्लिक इंस्टीट्यूट्स बचे हैं इस देश में, उनको भी बर्बाद कर दिया जाए। और हमने देखा रोहित वेमुला के केस को आप उठा के पढ़िए जाके कि उनके साथ वहां पे क्या होता है। जब कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है उसके बाद वो जाके कंप्लेंट लिखवाते हैं, वहां पे एक लंबा संघर्ष करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। वहां के वाइस चांसलर, वहां के डीन, वहां के रजिस्ट्रार किस तरह से गुटबंदी करके उन्हें टारगेट करते हैं और वहां पे सरकार भी उनका साथ देती है। तो आप सोचिए कि अगर ऐसे वाइस चांसलर, ऐसी कमेटी के पास कोई दलित स्टूडेंट जाता है और अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ कंप्लेंट लिखाता है, तो क्या उसे न्याय मिल सकता है? उसे न्याय नहीं मिल सकता। न्याय तो तभी मिलेगा ना जब उसको, उसकी कंप्लेंट का रिड्रेसल करने वाली कमेटी उस लायक होगी, उसे उस उद्देश्य से बनाया जाएगा कि वो न्याय दे सके। साथियों, मैं जेएनयू से आती हूँ। जेएनयू की वाइस चांसलर जो अभी है पद पे बैठी हुई है, वो अक्सर अपने आप को बोलती है कि मैं पहली महिला चांसलर हूँ जेएनयू की, लेकिन ये वही पहली महिला वाइस चांसलर है जो खुलेआम बेशर्मी से एक पॉडकास्ट में जाती है और वहां पे बोलती है कि यूजीसी क्यूटी गाइडलाइंस जैसी चीजों की तो जरूरत ही नहीं है, दे आर कंप्लीटली इरेशनल। वो इस बात को भी बोलती है कि दलित जो हैं वो पीड़ित मानसिकता के शिकार हैं। तो इस तरह के लोग हमारे देश में वाइस चांसलर बन के बैठे हुए हैं। अभी 2024 का आप रिपोर्ट निकाल के देखिए कि 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में मात्र एक यूनिवर्सिटी में एससी वाइस चांसलर हुआ, एक यूनिवर्सिटी में एसटी वाइस चांसलर बने और 7 यूनिवर्सिटी में पिछड़ा वर्ग ओबीसी से आने वाले वाइस चांसलर रहे। बाकी सारी की सारी यूनिवर्सिटीज में सवर्णों को ही वहां पे वाइस चांसलर बन के बैठाया जा रहा है। तो हमें इस बात को भी देखने की जरूरत है कि आज जो हम एक आंदोलन की तरफ बढ़ रहे हैं, कि हम एक समता का समाज बनाना चाहते हैं, बराबरी का समाज बनाना चाहते हैं, यूजीसी क्यूटी गाइडलाइंस को एक बेहतर तरीके से इस देश में लाना चाहते हैं, तो इन तमाम डिमांड्स में हमें ये भी सोचना होगा कि ये जो गाइडलाइन सरकार की तरफ से हमें थमा दी गई, इसमें क्या कंस्ट्रक्टिव बदलाव और होने चाहिए और उन बदलावों के साथ उसे इस देश में लाया जाना चाहिए। एक और बड़ी बात जो इसमें मिसिंग है वो ये है कि ये जो गाइडलाइंस है वो इस देश के आईआईटीज पे अप्लाई नहीं है, एआईएम्स पे अप्लाई नहीं है, आईआईएम्स पे अप्लाई नहीं है। ये वही इंस्टीट्यूट है जहाँ पे सांस्थानिक हत्याएं सबसे ज्यादा होती हैं अगर आप आंकड़े उठा के देखें तो ये तमाम कमियां इस गाइडलाइंस में रही, जिन कमियों को हटाकर हम चाहते हैं कि एक बेहतर यूजीसी क्यूटी गाइडलाइन को इस देश में लाया जाए। अब साथियों, बात करते हैं कि हम जिस तरह के समाज में रह रहे हैं, तो यहाँ ये जो इक्विटी गाइडलाइन लाया जाता है उसे जिस तरह से रोक दिया जाता है, एक सवर्ण तबका सड़कों पे आता है, गिने चुने लोग आते हैं, वो उसके खिलाफ एक आंदोलन करते हैं और उस आंदोलन में भी हम देख सकते हैं कि किस तरह से जातिवाद अभी भी मौजूद है देश में। उन प्रोटेस्ट में आप देखिए कि खुलेआम कितनी बेशर्मी से ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं।
छात्रों को डराया जाता है, धमकाया जाता है, उनके साथ मारपीट होती है। और मैं जेएनयू से आती हूँ। जेएनयू में हम जब इसी मुद्दे को लेके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में एक मार्च का कॉल देते हैं तो वहाँ के एसीपी हमें आके डराते हैं, धमकाते हैं कि आप मार्च नहीं कर सकते। तो इस देश में ये भी स्थिति बनी हुई है कि जो सरकार में बैठे हैं, जिनका काम है हमारी बातें सुनना, हमारी ओपिनियंस लेके हमारे साथ काम करना, हमारे लिए काम करना, उन लोगों के पास आज इतना वक्त नहीं है कि वो छात्रों की बात सुने। और इस मार्च के लिए जब हम निकलते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी गेट पे 4 बड़े बड़े ताले जंजीरों के साथ लगा दिए जाते हैं। और जब स्टूडेंट्स उन तालों को तोड़ के आगे बढ़ते हैं तो उन पे भारी लाठीचार्ज किया जाता है और 14 लोगों को जिसमें मैं भी शामिल थी, हमें जेल भेज दिया जाता है। तिहाड़ जेल में 3 दिन रखा जाता है। और ये सब क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो सरकार बैठी हुई है वो अपनी तमाम हथकंडे अपनाकर बस यही चाहती है कि इस देश में समता के लिए कोई आंदोलन ना छिड़े। जो भी आवाजें इसके लिए उठे उन्हें पहले ही दबा दिया जाए और उन आवाजों को दबा के, उनका दमन करके पूरे समाज में भी डर का माहौल बना दिया जाए कि अगर आप आवाज उठाएंगे तो कल को इनकी जगह आपको भी जेल में डाला जा सकता है। खुलेआम पुलिस वहां पे आके जब छात्र आंदोलन करते हैं तो उन्हें धमकाती है कि आप यहाँ आंदोलन मत करिए, नहीं तो आपका करियर बर्बाद कर देंगे। तो ये चीजें हमारे देश में हो रही हैं। और आज हमें ये भी समझने की जरूरत है कि हम यहाँ पे यूजीसी इक्विटी गाइडलाइंस के मुद्दे पे बात करने इकट्ठा हुए हैं, लेकिन और भी तमाम लड़ाइयाँ हमारे सामने मौजूद हैं, जिसमें बीबीएसए बिल, जो ये नया बिल ला रहे हैं शिक्षा की नीति को बदलने के लिए, जिसको विकसित भारत अधिष्ठान नियम जो लाया जा रहा है, उसमें आप देखिए कि किस तरह से तमाम जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं उनको बोला जा रहा है कि आप ऑटोनॉमी ले लीजिए, लेकिन वहाँ पे फंडिंग की बात नहीं की जाती। ये वही देश है जहाँ पे हम बात करते हैं कि हमें ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने की जरूरत है, लेकिन शिक्षा पे होने वाला खर्चा कितना कम है। यूपी में आप देखिए कि कितने गवर्नमेंट स्कूल्स को बंद कर दिया गया है, जिनकी संख्या हजारों हजार में है, और हर जगह ये हो रहा है। तमाम देश भर में हम देख रहे हैं कि जो पब्लिक एजुकेशन का पूरा आइडिया है उसे खत्म किया जा रहा है। और जब ये आइडिया खत्म होगा तो आखिर वो किन के बच्चे होंगे जो शिक्षा नहीं ले पाएंगे, ये भी बड़ा सवाल है। वो कोई स्वर्णों के बच्चे नहीं होंगे, वो कोई अपर कास्ट या बहुत ही फाइनेंशियली स्टेबल फैमिली से आने वाले बड़े बड़े आदमियों के, पूंजीपतियों के बच्चे नहीं होंगे। वो तो बड़ी बड़ी फीस देकर शिक्षा ले लेंगे, देश में नहीं मिलेगा तो विदेश भी चले जाएंगे, जैसे कि हमारी सरकार में सत्ता में बैठे तमाम पॉलिटिशियन के बच्चे जाके विदेशों में पढ़ते हैं। उनके लिए शिक्षा को लेना कोई मुश्किल काम नहीं, लेकिन जब पब्लिक इंस्टीट्यूशंस बंद कर दिए जाएंगे, उनकी फीस बढ़ा दी जाएगी, तो वो पिछड़ों के बच्चे होंगे जो शिक्षा नहीं ले पाएंगे, वो गरीबों के बच्चे होंगे, जो वो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के बच्चे होंगे, वो महिला छात्र होंगी जो शिक्षा नहीं ले पाएंगे। और यही तमाम जगह पे किया जा रहा है। और जेएनयू के बारे में, क्योंकि मैं वहां से आती हूँ, तो वापस से उसका जिक्र करना चाहूंगी कि तमाम जो यहाँ पे बोला गया काफी वरिष्ठ वक्ताओं ने कि जो मीडिया जो हमारे देश में एग्जिस्ट करता है, उसको आप देखिए कि लोकतंत्र के जो 4 बड़े फाउंडेशंस होते हैं उनमें से एक मीडिया होता है, जिसका काम होना चाहिए सरकार से सवाल पूछना। लेकिन हमारे देश की ये दुर्गति बनी हुई है कि जो मीडिया है उसका काम सिर्फ और सिर्फ सरकार के तमाम घटिया फैसलों को, घटिया पॉलिसीज को जस्टिफाई करना, सरकार को ग्लोरीफाई करना और विपक्ष में उठी आवाजों को दबाना, उन्हें दुश्मन की तरह प्रेजेंट करना हो गया है। और यही नैरेटिव जेएनयू के खिलाफ भी चलाया जाता है कि एंटी नेशनल है, अर्बन नक्सल है, तमाम चीजें बोली जाएंगी। आप आज सरकार से सवाल पूछेंगे तो आपको एंटी नेशनल का टैग दे दिया जाएगा, उसके लिए तो जेएनयू से होना भी जरूरी नहीं है। तो इस बात को भी समझने की जरूरत है कि जो सरकार बैठी हुई है सत्ता में, उसके नेशनलिज्म का डेफिनेशन कितना संकुचित है। ना उसमें आदिवासी आते हैं, क्योंकि आप देखिए कि लगातार आदिवासियों की जमीनें भी, उनके जंगल भी उनसे छीने जाते हैं, उनसे नदियां छीनी जाती हैं। ना उसमें किसान आते हैं। जब किसान आंदोलन करते हैं तो ये वही सरकार थी जिसने उन्हें मारा, उन्हें पीटा और किस तरह से उन्हें खालिस्तानी करार दे दिया गया। ये वही सरकार है जिसके नेशनलिज्म के डेफिनेशन में महिलाएं भी नहीं आती, क्योंकि आप देखिए कि किस तरह से रेप की घटनाएं बढ़ती जाती हैं, जिसमें पिछड़े कम्युनिटी से आने वाली महिलाओं के साथ जब रेप होता है तो उन्हें न्याय नहीं मिलता। उनके रेपिस्टों को मालाएं पहना दी जाती हैं, बेल पे रिहा कर दिया जाता है, एक्विट कर दिया जाता है। और ये वही सरकार है जिसकी नेशनलिज्म की डेफिनेशन में छात्र भी नहीं आते, क्योंकि छात्र पढ़ते लिखते हैं तो सवाल पूछते हैं, और इसलिए सवाल पूछने वाले लोग तो सरकार में बैठे लोगों को पसंद आ ही नहीं सकते, तो वो भी उनके लिए एंटी नेशनल है।
तो हमें इस बात को भी समझना जरूरी है कि आज जिन लड़ाइयों को हम लड़ रहे हैं ये हमारी साझी लड़ाइयाँ हैं। हो सकता है कि एक दो मुद्दे से हम और आप डायरेक्टली अफेक्ट नहीं होते हो सकता है कि कोई दलितों का मुद्दा हो तो कोई मुसलमान उससे अफेक्ट नहीं होता, कोई मुसलमानों का मुद्दा है तो हो सकता है कि कोई दलित उससे अफेक्ट नहीं होता। लेकिन हमारी लड़ाइयाँ बहुत तरह से देखा जाए तो साझी लड़ाइयाँ हैं, क्योंकि हम एक ही फोर्सेस के खिलाफ लड़ रहे हैं, वही संघी सोच से आने वाले लोगों के खिलाफ, वही मनुवादी ब्राह्मणवादी सोच से आने वाले लोगों के खिलाफ। और आज जो सरकार की जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं यूजीसी इक्विटी गाइडलाइन को लेके, हमें ये भी बात करने की जरूरत है कि यही वो सरकार है जिसने मनरेगा को भी खत्म किया। हमने देखा कि मजदूरों को इतने संघर्षों के बाद जो अधिकार मिले थे उन्हें भी खत्म कर दिया। ट्रांस बिल जो यहाँ पे आया उसमें भी हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट से जो 2019 में जो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन के राइट को रिकॉग्नाइज किया गया था उसको भी खत्म कर दिया। तो ये तमाम चीजें साथ में हो रही हैं जहाँ पे मजदूरों से उनके अधिकार छीने जाते हैं, महिलाओं से छीने जाते हैं, आदिवासियों से छीने जाते हैं, मुसलमानों से छीने जाते हैं। और वही सरकार है जो अडानी अंबानी जैसी पूंजीवादी ताकतों के साथ मिलके पैसे में पैसा बना रही है और पूरा का पूरा प्रॉफिट इस देश को जो देशभक्ति का जो टैग लेके घूमते हैं और दूसरों को टैग देने की समझते हैं कि उनके पास अथॉरिटी है, ये वही लोग हैं जो दिन रात इस देश को बेचने का काम भी कर रहे हैं। तो हमें यही बात को समझने की और इस बात के साथ अपने आंदोलन को आगे ले जाने की जरूरत है कि हम सबकी लड़ाइयाँ साझा हैं और इन्हें साझे तरीके से साथ में आकर अपने छोटे मोटे डिफरेंसेस को भुला के एक बड़ा एक प्रोग्रेसिव फ्रंट बना के ही उन ताकतों से लड़ने की जरूरत है। और आज हम वही करने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। मैं वापस से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी इस कार्यक्रम के आयोजकों का कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और तमाम श्रोताओं का जिन्होंने इतने पेशेंस से सुना। और इसी के साथ मैं अपनी बातें ख़त्म करती हूँ। मैं लास्ट में बस एक ही लाइन बोलना चाहूँगी जो आप लोगों ने शायद पहले ही सुनी हो कि वे डरते हैं, किस चीज़ से डरते हैं? तमाम धन दौलत, गोला बारूद, पुलिस फौज के बावजूद वे डरते हैं कि एक दिन निहत्थे और गरीब लोग उनसे डरना बंद कर देंगे। तो आज हमें यही ज़रूरत है कि सरकार से, उनकी तमाम दमनकारी पुलिस फौज से भी हम डरना बंद कर दें और अपने सवालों के साथ, अपने जायज़ सवालों के साथ, अपनी जायज़ डिमांड्स के साथ अपनी लड़ाइयों को और पुरजोर तरीके से आगे लेके जाएं, अपने आंदोलन को और मजबूत करें। शुक्रिया। जय भीम, लाल सलाम।